जय हिंद दोस्तों। आप देखते होंगे कि अभी लोन जो लेते हैं कोई भी व्यक्ति, तो जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग या गरीब तबके के लोग लोन लेते हैं तो रिकवरी करने का तरीका अलग होता है। बड़े लोग जब लोन लेते हैं उसका रिकवरी करने का बैंक का तरीका अलग होता है। जैसे कि बड़े लोग जब लोन लेते हैं जो करोड़ों में होता है, अरबों में होता है, उनसे तो बड़ा रिस्पेक्ट से बात करते हैं। उनका ईएमआई फेल भी हो गया तो जाकर बात करते हैं, दिवालिया भी हो गए तो कोर्ट चला जाता है, अपना न्यायिक प्रक्रिया से अपना जो भी काम रहता है करा लेता है। बैंक कभी भी हिम्मत नहीं करता है उसे मुंह लगने का, चाहे उसका प्रॉपर्टी डायरेक्ट जब्त करने का या फिर उसके साथ गाली गलौज करने का, मारपीट करने का, चाहे उसको फोन करके धमकाने का। लेकिन एक मिडिल क्लास तबका, एक गरीब तबका जो लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000 का लोन लेता है, उसको बैंक के रिकवरी एजेंट, अधिकारी फोन पे धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं, समाज में जाकर बेइज्जती करते हैं, घर जब्त करने की धमकी देते हैं। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? जहां लाख रुपया के लिए ऐसा हरकत किया जा रहा है रिकवरी एजेंटों द्वारा और करोड़ों अरबों के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा है। आखिर वजह क्या है, कारण क्या है, यही बताने जा रहा हूं। हालांकि इस टॉपिक पर मैं पहले वीडियो बना चुका, लेकिन मैं डिटेल्स में आपको बताने जा रहा हूं कि आपके साथ क्यों ऐसा होता है, किसी व्यक्ति के साथ क्यों ऐसा होता है। आप कुछ बातों को जान लेंगे, कुछ नियम कानून को जान लेंगे तो आपके साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, आपके साथ भी ज्यादती नहीं होगा, आपके साथ भी गाली गलौज नहीं होगा, आपके साथ भी कभी बैंक अधिकारी, रिकवरी एजेंट बदतमीजी नहीं कर पाएगा। आप क्या करते हैं, किसी प्रकार का लोन मिल रहा है, कोई भी लोन मिल रहा है, सिर्फ लगता है कि अरे लोन मिल जाना चाहिए। आ जाता है सामने एग्रीमेंट, धराधर साइन, धराधर साइन, धराधर साइन कर देते हैं। न उसको हम पढ़ते हैं, न उसके बारे में समझते हैं कि अगर इसमें लिखा हुआ क्या है, क्या बैंक कह रही है, क्या टर्म कंडीशन बता रही है। लेकिन जो बड़े लोग लोन लेते हैं, बड़े बिजनेसमैन लोन लेते हैं, तो वो सारे टर्म कंडीशन को पढ़ते हैं, सारे समझते हैं, सारे सब कुछ पूछते हैं, सवाल करते हैं और उसके बाद वो लोन लेते हैं। उसी प्रक्रिया के तहत वो कोर्ट जाते हैं, चाहे उसी प्रक्रिया के तहत लोन माफ करवाते हैं या उसी प्रक्रिया के तहत वो दिवालिया करवा लेते हैं, या फिर ईएमआई नहीं दे पाते हैं तो लोन को आगे डेट बढ़वा लेते हैं। आपको भी बताने जा रहा हूँ ये तरीका, पूरे वीडियो आप जरूर देखेंगे, बहुत कम समय में बता दूंगा आपको। देखिए, लोन के लिए बैंक नहीं बताता, फाइनेंस कंपनी नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, लोन कभी भी लेने जा रहे हैं तो लोन का तरीका क्या होता है कि लोन आप तभी लें जब आप सही समय पर ईएमआई देने में सक्षम हो। मतलब कि अगर 3 साल का लिए ले रहा है, 5 साल के लिए ले रहा है, जितने दिनों के लिए, जितने सालों के लिए ले रहा है, तो ये आप निश्चित कर ले कि आप जो ईएमआई करवा रहे हैं, चाहे वो 5,000 का हो, 2,000 का हो, 10,000 का हो, 20,000 का हो, मतलब किस्त करवा रहे हैं हर महीने में, वो सेम डेट पे आपका किस्त जाना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। आप सक्षम है उतना दिन का ही आप ईएमआई कराएं और सही समय पर आप किस्त भरें। दूसरा क्या है, किस्त आप उतना ही करें, ईएमआई उतना ही करें जितना आपका महीने का इनकम है, उसका 20 से 30% ही आप किस्त करवाए, ईएमआई करवाए। मतलब कि आपकी 20,000 रुपया सैलरी है तो 5 से 6,000 रुपया का ही आपका किस्त होना चाहिए। क्यों? बहुत लोग करते क्या है, 20,000 रुपया सैलरी है और 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया लोन फाइनेंस करवा लेते हैं कहीं से और अपना ईएमआई करवा लेते हैं 15,000, 17,000 कि भाई 20,000 कमा ही रहा हूं, 17,000 रुपया दे दूंगा आसानी से। उसको ये पता नहीं रहता है कि भाई आगे चल के आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आगे चल के आपको फंड भी अपने लिए जुटा के कुछ रखना है, इमरजेंसी फंड पैसे बचाना है, उस पैसे में घर भी चलाना है, उस पैसे में बहुत सारे कार्य करने हैं। तो जितना सैलरी होता है उसका 20 से 30% का ही ईएमआई आपका होना चाहिए। अगर साइड इनकम है, आपका कोई साइड इनकम, दूसरा इनकम है सैलरी के अलावा, तो फिर 50% भी आप कर सकते हैं ईएमआई, या फिर 60%, 70% भी कर सकते हैं। अगर आपका 2 जगह 3 जगह से इनकम हो रहा है तो फिर आपका ज्यादा रिस्क नहीं रहता है, इस चीज को समझिए। लेकिन एक ही जगह से इनकम है, सैलरी से इनकम है, या फिर कोई छोटा बिजनेस है, आपको पता है कितना पैसा महीने में आता है, 20,000, 25,000, 15,000, मतलब एवरेज यही आता है, तो उसी हिसाब से 20-30% का है ईएमआई कराए, इस चीज को समझिए। तीसरा क्या है कि कभी भी कोई लोन ले रहा है तो आपके खाता पर जो ईएमआई का डेट है उससे 1 दिन पहले ही पैसा आ जाना चाहिए। सेम डेट में अगर पैसा जमा भी कर देते हैं तो वो बाउंस हो जाता है, वो आपका फेल हो जाता है और वो पैसा कटता नहीं है, आपको पेनाल्टी देना पड़ जाता है। तो कम से कम 24 घंटा पहले उस अकाउंट पर पैसा आ जाना चाहिए। अगर पहले से है तो बहुत अच्छी बात। आगे आपको बता देता हूं कि कभी भी ईएमआई अगर आपका फेल हो रहा है तो एक किस्त अगर फेल हो गया तो अगर 2 दिन बाद दे रहा है, 4 दिन बाद दे रहा है, 10 दिन बाद जमा कर रहा है, तो उसके साथ पेनाल्टी आपको लगेगा, जुर्माना लगेगा। जो भी पैसा लगेगा थोड़ा बहुत, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, जो भी हो सकता है, आपके ईएमआई के आधार पर होता है कि कितना है, कितना % लगेगा, उस हिसाब से। तो जितना आप लेट करते जाएंगे पेनाल्टी आपका बढ़ता जाएगा। तो एक किस्त लेट होगा पेनाल्टी आपका लगेगा, दूसरा किस्त भी फेल हो जाता है तो और ज्यादा पेनाल्टी लगेगा, 2 किस्त के साथ साथ डबल पेनाल्टी आपको स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तीसरा किस्त अगर फेल हो जाता है, तीसरा किस्त जीवन में कभी फेल नहीं होने दे, किसी भी परिस्थिति में तीसरा किस्त अगर फेल हो जाता है तो आपका लोन चला जाता है एनपीए में, नॉन परफॉर्मेंस एसेट।
वो हो जाता है आपका लोन। और होता क्या है, उसके बाद आपको एक तरह से डिफॉल्टर बैंक की तरफ से घोषित कर दिया जाता है, फाइनेंस कंपनी की तरफ से घोषित किया जाता है। एक ऑप्शन आपको लास्ट दिया जाता है, आपको मेल करके या फिर आपको फोन करके, कि आप कम से कम 1 या 2 किस्त जमा कर ले, ताकि आपका एनपीए खत्म हो जाए। जैसे 3 किस्त फेल है, 1 किस्त भी जमा कर लेते हैं, उसके बाद 2 बच जाता है, तो आपका एनपीए खत्म हो जाता है। और तीसरा होने से पहले फिर जमा कर दीजिए, धीरे धीरे रेगुलर कर लीजिए उसको। लेकिन 3 फेल कर लेते हैं, उसके बाद भी जमा नहीं करते हैं, और चौथा किस्त आने वाला होता है और आ जाता है, तो उसके बाद क्या करता है बैंक या फाइनेंस कंपनी, आपको पूर्ण रूप से डिफॉल्टर घोषित कर देता है। मतलब वो उम्मीद छोड़ देता है, उम्मीद खो देता है कि अब ये व्यक्ति पैसा नहीं देने वाला है। उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट होता है, जो 3 से 4 महीना के बीच का जो प्रक्रिया स्टार्ट होता है, आपको बता दो, तो वही होता है प्रेशर की प्रक्रिया। मतलब कि आप पर प्रेशर किया जाता है 3 महीने के बाद, 3 किस्त के बाद, कि आप लोन चुका दें, एनपीए खत्म कर दें। आपके घर पे जाया जाता है, आपके समाज के सामने आपको जलील किया जाता है, फोन पर आपको धमकाया जाता है, फोन पर गाली गलौज किया जाता है, आपके घर जब्त करने की धमकी दिया जाता है। होम लोन है तो बहुत तरह के गाड़ी, अगर गाड़ी लिए हुए हैं लोन पर, तो गाड़ी खींचने की धमकी दी जाती है। धमकी क्या दी जाती है, 3 महीने के बाद खींची ली जाती है गाड़ी। अब आते हैं होम लोन है, तो आपको बता दूं कि होता क्या है कि चाहे गोल्ड लोन है, तो चौथा महीना के बाद आपको एक नोटिस सिर्फ दे देगी वो बैंक या फाइनेंस कंपनी, और आपका क्या है, प्रक्रिया में लग जाता है। उसके बाद आपका घर जो है या फिर होम है वो नीलामी की प्रक्रिया में लग जाता है। उसके बाद आपको 5वें महीना में, चौथे के बाद 5वें महीना में सीधा बैंक आपको ऑप्शन कर देता है। आपका घर है, प्रॉपर्टी है, उसको बेच के अपना पैसा रिकवरी कर लेता है। अगर आपके लोन से और इंटरेस्ट मिला के उससे ज्यादा का बिकता है, अगर उससे ज्यादा का नीलाम होता है, तो बाकी पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। ये आरबीआई का लॉ है। लेकिन अगर उससे कम में बिकता है तो अपना वो रिकवरी कर लेता है, आपको पूछने भी नहीं जाता हो, और हमेशा के लिए आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। बाकी लाइफ में आपको कोई भी बैंक दोबारा लोन नहीं देगा, ये बात समझ लीजिए। तो गोल्ड लोन की प्रक्रिया में गोल्ड लोन जब्त करके ऑक्शन किया जाता है। होम लोन की प्रक्रिया में आपका होम प्रॉपर्टी जब्त करके आपको उसको ऑक्शन कर दिया जाता है। ऑक्शन का मतलब है नीलाम, मतलब बेच दिया जाता है। इसीलिए होम लोन कभी भी आप लेते हैं तो आपका घर का कागजात लिया जाता है, पेपर ओरिजिनल वो जमा कर लेते हैं, प्लस एग्रीमेंट साइन आपसे करा लेते हैं। गोल्ड लोन लेते हैं तो आपको सोना जमा किया जाता है वहां पर। लेकिन यही लोन अगर पर्सनल लोन हो, इंस्टेंट लोन हो, चाहे ऑनलाइन लोन हो, जो जिसमें आपका कुछ जमा नहीं होता है, कोई सिक्योरिटी जमा नहीं होता है, चाहे ग्रुप लोन हो लेती है महिला, उसमें सिक्योरिटी जमा नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी बहुत सारी बेइज्जती किया जाता है, जलील किया जाता है, फिर रिश्तेदारों तक से संपर्क करके आपको जलील किया जाता है। फिर भी अगर लास्ट ऑप्शन नहीं मिलता है तो क्या होता है कि आपको डिफॉल्टर घोषित करके आपको हमेशा के लिए क्या किया जाता है कि सिविल स्कोर ऐसा खराब कर दिया जाता है कि लाइफ में कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं देता। इसके अलावा अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख का भी लोन है, उसके अलावा फिर भी पीछा नहीं छोड़ती है बैंक या फाइनेंस कंपनी। उसके अलावा वो कोर्ट जाएगी, कोर्ट से आपको नोटिस देगी, पहले तो लीगल नोटिस देगा, उसके बाद कोर्ट जाकर केस करके उसके बाद नोटिस आपको भेजेगा, कोर्ट दौड़ाएगा आपको 2 साल 4 साल 5 साल। मतलब कि ये लोन आपके गले का फांस बन जाता है, इस चीज को समझ लीजिए। इसलिए लोन लेने से पहले बहुत सारी चीजों को समझिए। अब एक बात मन में सवाल आएगा बहुत सारे लोगों के, चलो लोन ले लिया हमने, लेकिन उस समय मेरी इनकम अच्छी थी, कमाई अच्छी थी, मैंने 20% 30% या 50% ही चलो ईएमआई कराया था अपने सैलरी का, दे रहे थे अच्छा सा। लेकिन मेरी नौकरी छूट गई, मेरा बिजनेस खत्म हो गया उस बीच में, अगर 6 महीने बाद, साल भर बाद, फिर ईएमआई कहाँ से दे पाऊंगा? मुझे 2 महीना 4 महीना 5 महीने के लिए टाइम चाहिए, तभी तो फिर नया जॉब लगेगा या फिर नया बिजनेस शुरू करूंगा तो उसको पैसे दे पाऊंगा। इसके लिए प्रक्रिया, इसलिए तो बोला कि ये सारी चीज एग्रीमेंट में लिखा रहता है। तो इसके लिए क्या है, आप जब ईएमआई एक फेल होता है आपका और लगता है कि मैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने नहीं दे पाऊंगा अभी, तो आपको सीधा अपने बैंक के ब्रांच में चले जाना है जहां आपसे आपने लोन लिया है, या फिर सीधा उस फाइनेंस कंपनी के ब्रांच में चले जाना है जहां से आपने लोन लिया है। अब वहां जाकर आपको सीधा बोल देना है कि भाई साहब मेरी जॉब खत्म हो गई है, फिर मेरे बिजनेस खत्म हो गया है, क्लियर बताना है। और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप कोई भी कार्रवाई कर लेंगे, कोई भी प्रक्रिया कर लेंगे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा है कि मैं आपको 6 महीना तक या 5 महीना तक आपको ईएमआई दे पाऊँ, किस्त दे पाऊँ। आप क्या करें, मेरे लोन को 6 महीना और बढ़ा दें, आगे कर दें, ताकि मैं 6 महीना नहीं दे पाऊँ, उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू कर लूँ। तो इससे क्या होगा, खुद अगर बैंक चले जाएंगे, खुद फाइनेंस कंपनी में चले जाएंगे, तो आपको जलालत नहीं होना पड़ेगा, आपको बेइज्जती नहीं होना पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ निदान निकाल लेंगे। उसमें एक ऑप्शन है, तो क्या करेंगे, आपको लोन का सेटलमेंट करके लोन को आगे बढ़ा देंगे। आपने देखा होगा कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, कोरोना काल में 3-3 महीने के लिए 2 साल, 2021 में, 2020 में, तो उसमें बहुत सारे लोगों का जो लोन था, जो ईएमआई नहीं दे पाए थे, तो उसको क्या किया गया, 3 महीना के लिए, किसी को 6 महीना के लिए
लोन को बढ़ा दिया गया और लोगों से 6 महीने तक किस्त नहीं लिए गए, फिर 6 महीने बाद से उसका ईएमआई किस्त स्टार्ट हो गया। तो होता क्या है, जब 6 महीने के लिए बढ़वाते हैं या 5 महीने के लिए बढ़वाते हैं, 3 या 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है, 3 महीना या फिर 6 महीना, तो उसमें क्या है, जब बढ़ाएगा तो 6 महीने आपको किस्त नहीं देना है, 6 महीना आगे तक वो लोन चला जाएगा, सिर्फ 6 महीना का इंटरेस्ट आपको जमा करना पड़ेगा। तो सिर्फ इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा, उसी इस पीरियड में नहीं, वो 6 महीना आगे बढ़ेगा, उसमें बढ़ा के आपका ईएमआई थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका। तो ये प्रक्रिया है, मतलब 6 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा, लेकिन आप बेइज्जती होने से बच जाएंगे। ये सब नियम है भाई, लॉ है, आरबीआई का कानून है, ये सब चीज आपको समझना है, ये चीज तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो फिर आसानी से आप अपना लोन को क्लियर कर सकते हैं धीरे धीरे करके। फिर तो इसी प्रकार से जो बड़े लोन लिया जाता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, तो उनके साथ भी इस तरह का स्थिति आती है, तो वो अपना लोन को बढ़वाते हैं, लोन को आगे बढ़ा लेते हैं, लोन को सेटलमेंट कर लेते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको 5 साल के लिए आपने लोन लिया है और आपको 2 साल में ही पैसा आ गया कहीं से, तो उसको लोन को खत्म भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम 5 साल चलाएंगे। अगर मेरा 2 लाख का लोन है, मैं किस्त दे रहा हूँ 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 का जो भी है, लेकिन मुझे कहीं से पैसा 6 महीने बाद अगर 2 लाख रुपए आ गए, तो मैं जमा करके उस लोन को खत्म कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो 5 साल का इंटरेस्ट है वो बच जाएगा, जो जितना पैसा उस समय तक रहेगा आप दे सकते हैं, उसको खत्म करवा सकते हैं अपना लोन। ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, ये सब सारा चीज टर्म कंडीशन में लिखा रहता है। आप टर्म कंडीशन समझे रहेंगे तभी तो आपके साथ अगर फिर भी ज्यादती किया जाता है, आप नियम कानून को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उपभोक्ता फोरम जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। उसके जाने से पहले आप जाके उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं, आप जो सहूलियत है उस सहूलियत को ले सकते हैं। लेकिन आप कुछ पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, सीधा जानते हैं कि चलो लोन मिल गया, मेरा लोन पास हो गया, चलो 7-8 पेपर का रहता है, 15-17 जगह दे साइन लगातार साइन कर देते हैं, चलो पैसा मिल गया, बस हो गया, अब किस्त भरना है। इतना ही जानते हैं छोटे लोग, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली के है, चाहे गरीब फैमिली के है, वो लोग ऐसे ही करते हैं। 99% लोग ऐसे ही करते हैं। कम से कम नहीं पढ़ सकते हो तो जो एग्जीक्यूटिव आता है आपके पास लोन के लिए, चाहे आप जिस बैंक में जाते हो, फाइनेंस कंपनी में जाते हो, तो जो एग्रीमेंट साइन कराता है, तो उसको पूछिए, बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है, मुझे पढ़ के इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताइए आप, ये आपका हक है, ये अधिकार है कि क्या नियम है। अगर मैं लेट से किस्त दूं तो मेरे साथ क्या होगा, मैं किस्त 6 महीना नहीं भर पाऊँ तो क्या होगा, कभी मेरा बिजनेस खत्म हो जाए बीच में तो क्या होगा, सारा चीज पहले पूछ लीजिए ना मौखिक तरीके से, ताकि आपको मालूम हो। या फिर बीच में ही पैसा मैं दे दूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, या फिर किस स्थिति में मेरा सिविल खराब होगा, किस स्थिति में मेरा पेनाल्टी लगेगा, किस स्थिति में रिकवरी एजेंट मुझे बेइज्जती करेगा, किस स्थिति में मुझे धमकी दिया जाएगा, ये सारी चीज जान लीजिए, सब कुछ बोल लीजिए, पूछ लीजिए वहां पे, ताकि आपका शंका दूर हो जाएगा, आपको पता रहे कि ये चीज हो सकता है पहले से। नहीं तो अचानक आपके साथ ये सब चीज होता है तो लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, जबकि वो सारा नियम कानून पर साइन करवा चुका होता है आपसे। तो दोस्तों इन सभी चीजों से बचना है, तो जो मैं बताया हूं उस चीज को आप फॉलो करेंगे। लोन लेने से पहले कोशिश तो करें कि आप लोन ले ही ना। अगर आपका काम बिना लोन का चल रहा है, लास्ट ऑप्शन तक कोशिश करें कि किसी से लेके काम कर ले, इधर उधर से काम कर ले, थोड़ा कंप्रोमाइज कर ले। लेकिन लोन होता है लास्ट स्थिति, जब ना कोई ऑप्शन हो तो लोन ले, और लोन ले रहे हैं तो इन चीजों को फॉलो जरूर करें।